नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में हम लोगों की एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने बेसिक एनवायरनमेंट को लेकर किस तरीके से स्टडीज करनी है उसके बारे में आपको लेक्चर दिया गया था। ठीक है। आज की क्लास हमारी सिलेबस ओरिएंटेड रहेगी कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग बोलते हैं ना कि सर स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी कोई एक जनरल फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती। मीन जैसे जैसे आपका समय निकलता जाता है आपको ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन होती रहती है। बट कुछ एक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा आपके काम रहेंगे, जैसे कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। उसी के बेसिस पे तो आपको पता होगा कि कितना इन डेप्थ आपको जाना है। ठीक है। तो सिलेबस का आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ते ही पढ़ते जाएंगे, आपको ये नहीं पता क्या छोड़ना है, तो आप बहुत सारा पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट इजी सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने के लिए है, लेकिन लॉजिकली याद करेंगे, समझ के याद करेंगे तो आसानी से याद होगी। अल्टीमेटली याद ही करना है। जो बोलते हैं कि समझना है, समझना तो है ही। जो बोलते हैं याद नहीं करना, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको याद करना ही पड़ना है। ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, तो इसमें क्या समझोगे कि कब का है क्या नहीं है। तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना कि 1972 का है कि नहीं है। ठीक है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था इसके बारे में आप समझ सकते हो किससे संबंधित है, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा ना कि ये किससे संबंधित है। अब ये थोड़ी आपको इसमें मतलब बताओ कि समझ क्या है, समझ क्या है ये बताओ। समझ के लिए अलग चीज है, समझ ये है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चलो तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स अगर जो देखने होंगे वो हम देख लेंगे। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस दे रखा है आप लोगों का, इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है। ये यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 है। तो जब आपको आप अपने लेवल पर भी तैयारी करो तो एक चीज ध्यान रखना। जैसे हम पिज्जा बनाते हैं ना, पिज्जा पिज्जा होता है ना, तो उसका बेस होता है, एक बेस होता है, वो बेस स्ट्रांग रखो अच्छे से। फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स करो, कुछ भी आप पनीर डालो, ठीक है, उसके ऊपर कॉर्न डालो, या उसके ऊपर कोई टमाटो, कुछ भी सॉस वॉस जो भी आपको डालना है। ठीक है। नमक मिर्ची इलायची जो भी आपको डालना है, एक्स वाई जेड, जितना स्वादिष्ट बनाना बनाओ, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मतलब आपका सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इन डेप्थ नॉलेज जाना है तो उन्हीं टॉपिक्स पे जाओ, एक्स्ट्रा में मत लेके जाओ। ये नहीं कुछ और तैयार कर दिया, जैसे बर्गर बनाना है, ठीक है, पिज्ज़ा बनाना है, बर्गर तैयार कर दिया, पिज्ज़ा बनाना है, या फिर गार्लिक ब्रेड तैयार कर दी। तो इस तरीके से चीज़ें, अच्छा इन नाम से मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, ये सब फास्ट फूड्स की कैटेगरीज में आती है। सिलेबस फास्ट फूड की कैटेगरीज में आती है। चलो जैसे मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस होती है, तो उसी की तरह से एनवायरनमेंट में रूको एक प्रोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्पस रीयूज कुकिंग ऑयल। ठीक है। रीयूज कुकिंग ऑयल। अब ये क्या चीज होती है, चलो इससे बर्गर की, पिज्जा की, पकौड़ों की बात हो रही है तो बताता हूँ। जैसे कोई तेल मतलब ठेले की दुकान है और वहां पे पकोड़े तल रहा है, तो क्या है कि वो बार बार उसी पकोड़े को उसी उसी में तलता रहेगा, बार बार तलता रहेगा, तो उससे क्या होता है, फैटी एसिड्स बनते रहते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है। इनकी मात्रा बढ़ती जाती है उनमें, तो ये उतना ही अपने शरीर के लिए घातक होता जाता है। ठीक है। बार बार उसी में उसी तेल में तलते हैं तो इसलिए घातक होता जाता है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो इसके लिए कंपनीज को टारगेट दिया जाता है। कंपनीज कौन सी, बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि मैकडी। ठीक है। मैकडी में भी सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, मैकडी में भी सेम प्रोसेस, जैसे बर्गर हुआ तो वो क्या है, उसको तुरंत गरम जो तेल होगा उसमें एकदम से उसको गरम करके निकालेंगे। ठीक है। तो बार बार कितने उसमें एक साथ बर्गर डाल सकते हैं या उस तेल को कितनी बार यूज कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होगी ना, कि आप बार बार उसी तेल को यूज कर रहे हो तो उसमें फैटी एसिड्स, जो ट्रांस फैटी एसिड्स है वो उसमें जमा होते जाते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का पॉइंट होता है। रूको, अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए रूको किससे संबंधित है, तो रूको इससे संबंधित है, ट्रांस फैटी एसिड से। ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड्स मतलब फैट, फैट जमा कर रहा है अपने शरीर में, जो फैट है मोटापा का कारण है, उससे आर्टरीज मतलब ब्लॉकेज का कारण बनता है। वो ब्लॉकेज का कारण कैसे, वो फैट है वो जमा हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें, तो कंपनीज के इस चीज को, जैसे इंस्पेक्शन पे आते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, उस ऑयल का सैंपल लेके जाते हैं और फिर लैब में चेक करते हैं कि इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स कितना है। अगर वो परमिसिबल लिमिट के बाहर है, और लिमिट कौन तय करता है, जैसे फसाई है, फसाई, फसाई का नाम सुना है आपने, फसाई। फसाई का लोगो लगा हुआ होता है, कुछ भी रेड कलर का, ग्रीन कलर का, हमेशा फसाई मार्क लगा हुआ होता है। कुछ भी खाने की चीज लोगे ना तो आप फसाई का मार्क देखोगे। ठीक है। तो फसाई का
फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये फसाई फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि ये लिमिट्स तय करती है कि कितने लिमिट्स तक वो तेल किस तरीके का उपयोग लिया जा सकता है, कितना पुराना हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, चलो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे बर्गर पिज्ज़ा पे, हम लोग थे बेस पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, बस आप अपने आप ध्यान रखते रहिए, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई दूध की थैली लेके आता है, ठीक है, एक टर्म होती है एनवायरनमेंट में, सिलेबस को तो चलो सिलेबस तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जब अपन ने यही फैटी एसिड्स की इनकी बात कर रहे हैं, परचूने की दुकान पे बात करते हैं, तो अपन जैसे दूध की थैली लेके आते हैं, दूध की थैली लेके आते हैं, तो दूध की थैली लेके आते हैं तो अपन उसको साइड से काटते हैं, ठीक है, साइड से काट के दूध निकाल देते हैं, तो वो थैली का छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसको अलग फेंक देते हैं। तो अपन को दूध को काटने की भी एक टेक्निक होती है, उसको उसके साथ ही काटना चाहिए और फिर ही उसको वापस दुकानदार को दे देना चाहिए। वो दुकानदार 0.25 पैसा या कुछ पैसा है ना, उसको आपको वापस देगा। तो आप इकट्ठा जैसे 30 थैलियाँ कर लोगे, और फिर उसके आपको अब उससे 0.25 पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो जो चीज़ है वो वापस उनके पास चली जाएगी और वो रिसाइकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिसाइकल हो जाएगी, दोबारा से यूज़ हो जाएगी, दोबारा से यूज़ हो जाएगी। को क्या चीज यूज हो जाएगी? थैली। थैली में मेन चीज क्या है? वो छोटा सा टुकड़ा। अगर उसको अलग से कर दोगे तो वो क्या है, कहीं नाली में चला जाएगा, नालियाँ ब्लॉक करेगा, पानी गंदगी, कहीं जानवर है वो उसको खा जाएंगे, मच्छर होंगे, पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पोल्यूशन भी अपना टॉपिक है इसमें, ठीक है। पोल्यूशन देखो इसमें है, टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन प्रदूषकों का मानव स्वास्थ्य, प्रदूषकों का प्रभाव, पोल्यूशन इसमें टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पोल्यूशन का कारण है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, प्लास्टिक से संबंधित है, मेनली प्लास्टिक से संबंधित है। अब ईपीआर क्या है सर? प्लास्टिक तो सब जानते ही हो, प्लास्टिक हिंदी इंग्लिश में। अब इंग्लिश में टर्म बताता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। एक्सटेंडेड पी प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कह रहा है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कह रहा है, एक्सटेंडेड मतलब विस्तार, विस्तारित, विस्तारित, और प्रोड्यूसर मतलब जो बनाने वाला है, ठीक है, बनाने वाला है, जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, और उसकी क्या है? जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बनाने वाले की। बनाने वाले की क्या है कि अगर आप कुछ इस तरीके का पदार्थ बना रहे हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको वापस कैसे रिसाइकल करेंगे, एनवायरनमेंट से उसको कैसे लेके आएंगे। तो ये सर्वप्रथम प्लास्टिक के लिए लागू हुआ है, यही चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी लागू होती है। यही चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी लागू होती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए कैसे लागू होती है कि आपने कोई सपोज कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया, ठीक है, जैसे कोई लैपटॉप ही मान लो, फिर लैपटॉप क्या हुआ? वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया। वो क्या हो गया? ई वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। लैपटॉप जो खराब हो गया या मोबाइल जो खराब हो गया, अब वो है वो पानी में जाएगा तो उसमें कैडमियम, उसमें मरकरी भी है, उसमें सोल्डरिंग में हो रखा है, लेड भी है, सोल्डर हो रखा था ना लेड और मरकरी का, टिन। तो ये सब चीजें उसमें वो पानी में चला जाएगा, या कोई जानवर खा जाएगा, या किसी के शरीर में चला गया, तो ये वेस्ट है एक तरीके से, ये इकट्ठा होगा, इसको जला भी नहीं सकते। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकारें बोलती है कि ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप इसको वापस अपने तक रिसाइकल करें, इस चीज को अपने तक लेकर आवे। समझ में आया? ईपीआर छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ईपीआर किससे संबंधित है? तो आपको ईपीआर का फुल फॉर्म पता चल गया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रथम प्लास्टिक के लिए लगा रखा है, और प्लास्टिक में मैंने एग्जांपल दिया दूध की थैली का, कि वो छोटा सा टुकड़ा है या दूध की ओवरऑल थैली है, उसको वापस आप दुकानदार को दीजिए, तो वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों के बारे में बात हुई, फसाई के बारे में बात हुई, फसाई लोगो है, ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में बात करता है। चलो ये सब चीजें हो गई है, अब अपन अपने टॉपिक जो कि सिलेबस पे है उस पर आ जाते हैं, और इस तरीके की और भी करंट अफेयर से संबंधित चीजें होंगी तो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और आप खुद से भी अवेयर रहे हैं, इसको इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। विकास और पर्यावरण, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और समपोषी विकास का लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो 2015 तक तो एमडीबी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, फिर 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बना दिया, जिसको कौन लागू करता है? विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दे रखी है। किसको दे रखी है? नीति आयोग को जिम्मेदारी दे रखी है। और इसमें कुछ टारगेट्स है, लगभग 169 टारगेट्स है। इसमें कितने टारगेट्स है? 169 है। और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट जो अपने फ्यूचर जनरेशन की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है उसको अफेक्ट ना करे। इसकी सबसे सरल डेफिनेशन है, आप कोई भी चीज उपयोग कर रहे हैं जो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सही मात्रा में नहीं है, तो यानी कि वो सस्टेनेबल नहीं है।
लंबे समय के लिए नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल तो इधर है सोशल सामाजिक, इधर है सोशल इकोनॉमिक आर्थिक, और है एनवायरनमेंट। इन तीनों को बैलेंस करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सामाजिक सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण को बैलेंस करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब पर्यावरण और इकोनॉमिक को कैसे जैसे बैलेंस करने की बात आ गई। आपने गोडावन पक्षी, राजस्थान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है गोडावन, गोडावन के मामले में सुना, नाम सुना है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक। एक आईयूसीएन एक संस्थान है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, और ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। वहाँ क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। क्या है इसका हेडक्वार्टर? ये क्या है, एक लिस्ट निकालता है, उसको बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट। रेड डेटा लिस्ट निकालता है। कैसे लिस्ट निकालता है? रेड डेटा लिस्ट निकालता है। उसने इसको क्या कैटेगरी में डाला है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या निकाला है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। अब आ जाओ वापस, नोट्स आप बनाते रहो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बताया कि सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बैलेंस करना है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों चीजों को बैलेंस करना ही आपका क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और चीज क्या है कि आपको बताया कि गोडावन पक्षी की बात करता हूँ, जैसे आर्थिक और पर्यावरण को कैसे बैलेंस करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे इजी एग्जांपल ले लो, जैसे बिजली उत्पादन हो रहा है, या सपोज मैन्युफैक्चरिंग में कारों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो कारों से बहुत सारे धुएं भी निकलेंगी। ठीक है, प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो एक तरफ तो पर्यावरण है जहाँ धुआं निकल रहा है, या चिमनी जो कोल है वहाँ, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतनी ज्यादा तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी बिजली की, उतनी ही ज्यादा फर्म्स चलेगी, उतनी ज्यादा मशीनरी चलेगी, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनानी पड़ेगी, उतनी ही बिजली ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो कितनी बिजली ज्यादा बनानी पड़े तो बिजली तो देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कोल को जला रहे हैं तो कोल का संकट है। पर्यावरण कोल कहाँ से मिलेगा? तो पेड़ों को जला के मिलेगा। ठीक है, लकड़ी को जलाकर मिलेगा। तो एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ आर्थिक है। इसी तरीके से गोडावन जो पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम है, आईयूसीएन है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। ये रेड डेटा लिस्ट निकालती है, जो कि इसने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड मान रखा है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर मान रखा है। तो इससे संबंधित न्यूज थी सुप्रीम कोर्ट की, और आज के न्यूज़पेपर में भी आया है कि है ना, हाड़ौती क्षेत्र में गोडावन खत्म हो चुका है। हाड़ौती क्षेत्र जो राजस्थान का है, पूर्वी और साउथ वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट जो एरिया है, गोडावन वहां से खत्म हो चुका है। और जो वेस्टर्न पार्ट में है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस चीज की गाइडलाइन लेकर आया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है कि वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस है, सोलर का डेवलपमेंट हो रहा है, विंड का डेवलपमेंट हो रहा है। अब विंड है, विंड मिल क्या है? पवन चक्की। पवन चक्की घूमेगी तो उड़ेगा, तो पक्षियों को उड़ने में दिक्कत होगी, तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, इसी तरीके से जो माइग्रेटरी स्पीशीज है, बाहर से जो पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो वो उड़ते हैं, तो वो पवन मिल, बड़ी बड़ी चक्कियां लगेगी, तो उनसे वो कटेंगे या उनसे वो दिक्कत होगी उनके डायरेक्शन में। इसी तरीके से बड़ी बड़ी हाई ट्रांसमिशन लाइंस जो जा रही है, वो ट्रांसमिशन लाइन से तो उनसे इनको करंट लग सकता है, इनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहां के पेड़ पौधे कटेंगे, ट्रांसमिशन लाइन जाएगी तो पेड़ पौधे कटेंगे, तो इनके पर्यावरण के, इनके जो नेचुरल जो इनका हैबिटेट है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को आप अंडरग्राउंड करो, इन लाइंस को आप अंडरग्राउंड करो। तो जो कंपनी है बड़ी पावर ग्रिड, टाटा पावर, इन कंपनीज ने बोला कि सर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ये हमारे लिए फिजिबल मतलब हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, पैसे के दम पर, मतलब आर्थिक दम पर पॉसिबल नहीं है कि जो हाई ट्रांसमिशन ऊपर जो हवा में जो लाइनें जा रही है उनको आप अंडरग्राउंड करो, कि अंडरग्राउंड में खुदाई करनी पड़ेगी, उनकी वायरिंग अच्छी करनी पड़ेगी, सोल मतलब उनका इंसुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, तो सारा उनका मेंटेनेंस रख रखाव ज़्यादा होगा। तो बोला कि कंपनी ने बोला कि सर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा मुझे फिजिबिलिटी से नहीं है मतलब, मुझे मतलब है कि आपको गोडाउन की रक्षा करनी है तो करनी है। तो आपको इसको मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ कि आप इस लाइंस को अंडरग्राउंड करो, ताकि गोडावन जो राज्य पक्षी है इसका संरक्षण होया जा सके। और राज्य पक्षी इसलिए क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, विलुप्त होने की कगार पर है। इसका एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, उससे पूरा पर्यावरण की परिस्थितियों में अंतर आता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर आ जाओ सेकंड नंबर पे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 टारगेट है। 17 के 17 आपके पास वो है, तो अपन को कोई याद करना है। जैसे अपन को गरीबी हटाओ है, उसमें है ना, पानी की, स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी है, हेल्थ से संबंधित है, अपने स्वास्थ्य से संबंधित है, फिर
समानता की बात है, ठीक है, विमेन इक्वालिटी की बात है, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, और इसी तरीके से क्लीन सिटीज की बात होती है, लाइफ अबव वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके बारे में बात होती है, स्वच्छ सिटीज शहरों के बारे में बात होती है, स्वच्छ पेयजल के बारे में बात होती है, और भी अन्य तरीके के हमारे पास टारगेट्स है, तो हमको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंपॉर्टेंट है कहीं भी आपको, और इन जनरल कहीं भी आपको तैयारी करनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट है वो सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, समपोषणीय विकास हो, द डेवलपमेंट दैट लास्ट, लास्ट मतलब चलता ही जा रहा है, डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट जरूरी है बट लास्ट हमेशा चलता जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ मानव और पर्यावरण समव्यवहार, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, तो ह्यूमन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में क्या रिलेशन है, ठीक है, आपका पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, पर्यावरण का आपके साथ क्या रिलेशन है, नृजातीय क्रियाकल्प है और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव है, जैसे सिंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, हम साइकिल कैसे देखते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। पेड़ों की कटाई करते हैं, रहने के लिए हमको पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, तो शहरीकरण बढ़ रहा है, जहां जहां शहरीकरण हो रहा है वहां वहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चली हुई है, तो ये एक तरीके से तो शहरीकरण है, तो आप शहरीकरण को बढ़ावा देते हो कि नहीं देते हो। अब इंडिया जो कि सस्टेनेबल, मतलब इंडिया क्या है, डेवलपिंग फेज में, इंडिया विकसित नहीं है, विकासशील देश है, तो विकासशील को तो चाहिए कि अभी अपना जो कि यंग एज जो है, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जो यंग एज जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लगाए, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाए। इसी चीज का फायदा चाइना ने उठाया था अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में, इसी चीज का फायदा जापान ने उठाया था, तो क्यों ना भारत जो कि विकासशील है, विकसित नहीं है, क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जा सके, तो इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो शहरीकरण को बढ़ावा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो आपको देखना है कि बैलेंस कहाँ रखना है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पे आओ, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक। रीजनल मतलब रीजनल मान लो, स्थानीय, लोकल और वैश्विक लेवल पर क्या क्या पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था और शायद आपने उसको कुद्रेमुख बांध के बारे में बात करी थी, तो अगर आपने बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुद्रेमुख क्या था, कुद्रेमुख से संबंधित आपने पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की बात करते हो, तो एयर पोल्यूशन में दिल्ली में देखो किस तरीके की हालत है, और खासकर जब पराली जलाने का समय आता है, तो पराली जलाने का जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल, पराली या इंग्लिश में बोलते हैं स्टबल बर्निंग, पराली या फिर स्टबल बर्निंग, ठीक है, तो पराली जलाने से संबंधित क्या क्या चीजें हैं उनको आपको ध्यान में रखो। पराली जलाने से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, तो उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, दिल्ली में क्या कंडीशन हो जाती है, फिर साथ ही साथ सर्दियों में स्मोक बनता है, ठीक है, फोग, धुंध जो होती है, कोहरा जो होता है, वो वहाँ घनत्व होता है, ज्यादा होता है। फिर दिल्ली में आप ये सोचो, दिल्ली में ही ऐसा क्यों है, मुंबई भी तो शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, इतनी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, फिर मुंबई में ये इस चीज समस्या क्यों नहीं हो रही, दिल्ली में ही ये समस्या क्यों है। फिर इसके लिए अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, सफर इंडेक्स निकलता है, तो नाकी निकालता है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नाकी, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है, नाकी निकालता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इंडेक्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ताकि ये रोज न्यूज़पेपर में छपता है तो लोग देखते हैं। दिवाली के टाइम पे देखा है ऐसे लिखा हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार, तो आपको पता होना चाहिए 400 क्या है, 450 क्या है, 500 क्या है। इसी तरीके से हियरिंग होती है, जो सुनते हैं उसकी भी लिमिट होती है, उस पर भी सवाल पूछा है, पहले भी पूछा है और आगे पूछा जाएगा कि परमिसिबल लिमिट कितना होता है, एक हियर की सेंसिटिविटी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये तो सेंसिटिविटी है, इसके आस इधर उधर नहीं सुन पाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये तो सेंसिटिविटी हो गई, दूसरी डेसिबल्स में बताओ कि साउंड जो कितना तेज है, वो कितना बियरेबल है अपना, तो शहरों में कितनी लिमिट है, उसके लिए भी लिमिट लगाई होगी ना सरकार ने कि इतनी हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन इतना हो सकता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसी तरीके से वायु प्रदूषण हो गया, फिर जल प्रदूषण के बारे में बात कर लो, नमामि गंगे प्रोग्राम, जैसे नमामि गंगे, नमामि गंगे या जीएपी, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, और भी मोदी जी के इस टाइम में काफी गंगा को रिलेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड ने गंगा को लिविंग स्टेटस माना है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा को लिविंग माना है, यानी कि जैविक माना है, इसको नॉन लिविंग नहीं माना है, इसको जैविक मानते हुए इसके जितने जैसे ह्यूमंस के जो हमारे जो राइट्स होते हैं ना, गंगा को भी सारे राइट्स दिए गए हैं। तो ये वहाँ की कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसको माना है कि आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है आपके बारे में, कि आप
अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो, आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो, बट किसी दूसरे के राइट का हनन ना करो। आपके साथ आपकी ड्यूटीज भी इन्वॉल्व है। इसी तरीके से गंगा के भी कुछ राइट्स है, आप अपने लिए तो ठीक है, शुद्ध है, लेकिन आप उसको क्यों अशुद्ध कर रहे हो? तो इस तरीके से गंगा एक्शन प्लान या नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, उसके बारे में और उसके कॉरिडोर्स को डेवलप करने के बारे में तो चला हुआ है। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण से संबंधित और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उसमें कौन कौन से मार्क होते हैं जिससे पता चले कि जल प्रदूषित है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बार क्वेश्चन बना है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बार क्वेश्चन बना है। बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कि बायोलॉजिकली ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। तो जितनी ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी ना ऑक्सीजन की, ताकि उसको वो तोड़ सके। और जितनी कम गंदगी, जितना साफ पानी, उतनी उसमें ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, क्योंकि डिमांड क्या है, उसको तोड़ सके। तो तोड़ने के लिए कोई ज़्यादा जोखिम नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबका मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, परऑक्सिल नाइट्रेट हो गया, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इन सब के, मीथेन हो गया, ठीक है, SF6 हो गया, सल्फर हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड हो गया। तो आपको इन सब चीज़ों के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको बताने हैं पर्टिकुलर। जैसे फेफड़ों में दिक्कत होती है, आंखों में एलर्जी, स्किन कैंसर की दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक टेबल बना के टेबल फॉर्म में याद करनी है। इससे संबंधित सवाल बनता ही बनता है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मोदी जी ने पंचामृत फॉर्मूला भी दे रखा है, 5 फॉर्मूले दे रखा है। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि भारत के खुद के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करी गई है। भारत बोलता है कि मैं अपने तरफ से ये सब चीजें करूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2030 तक 40% रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगा। तो अभी किस किस से जनरेट हो रहा है? मैक्सिमम 65% किससे हो रहा है? थर्मल से जनरेट हो रहा है, कोयले से जनरेट हो रही है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो है 40% रिन्यूएबल से करेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। जैसे कि रिन्यूएबल कौन से? प्राकृतिक, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबसे, जल से, इनसे हम लोग क्या है कि विद्युत का जनरेशन करेंगे, विद्युत को जनरेट करेंगे, ताकि डेवलपमेंट हो सके सस्टेनेबल, मतलब पर्यावरण में नुकसान कम से कम हो, धुआं कम से कम हो, और इन्हीं रिन्यूएबल को इसको बार बार यूज करते रहे, रिसाइकल करते रहे, ठीक है। तो इसलिए, और जिसमें इसमें भूताप दे रखा है, तो इस बार क्वेश्चन भूताप पे पूछा गया था। 2000 जो जनवरी फरवरी में जो एग्जाम, मार्च में जो एग्जाम हुआ ना, उसमें भूताप पे क्वेश्चन पूछा। तो भूताप का क्वेश्चन भी बताया गया था। तो भूताप का अगर आपको पता होगा तो दो तीन है। जैसे मणिकर्णा, बहुत अच्छी साइट है हिमाचल में। मणिकर्णा बहुत अच्छी साइट है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि भूताप से किस तरीके से एनर्जी से कैसे लाइट बन रही है। तो मणिकर्णा, मणिकर्ण में बहुत लोग गए भी होंगे घूमने के पर्पज से। ऐसे ही बकरेश्वर है वेस्ट बंगाल में, तवा है, ऊनाई है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ठीक है। इस तरीके की साइट्स क्या होती है, धरती से, जो धरती की जो अंतरीय ताप है उसकी वजह से जो गर्म होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से वहाँ का जो आसपास क्या है गैस निकलती है, उसको हमको क्या है कि एनर्जी में कन्वर्ट करना है। वो एनर्जी तो है ही, उसको क्या है विद्युत में कन्वर्ट करना है। बायोमास, बायोमास, गोबर गैस, ठीक है। मिथेनॉल इकोनॉमी, 2G इकोनॉमी, इथेनॉल इकोनॉमी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है इस पे। कौन कौन से 1G कौन से, 2G कौन से, 3G कौन से, सब है। नाभिकी है। चलो नाभिकी बताओ कि रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। नाभिकी यानी कि न्यूक्लियर बताओ कि रिन्यूएबल में आएगा या नॉन रिन्यूएबल में आएगा, आप तो ये बता दो। नाभिकी रिन्यूएबल में आएगा या नॉन रिन्यूएबल में आएगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, प्राकृतिक जोखिम आपदाएं, नियुक्तियां चुनौतियां। तो इसमें अपन जैसे अर्थक्वेक हो गया, अभी हाल ही में जोशीमठ में किस तरीके से लैंडस्लाइड्स आ रही है, तो उन सब के बारे में देख लेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में, और ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां अपन को करनी है। क्या करनी है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां, सम्मेलन हमको करके जाने हैं, उस पर लेक्चर लेंगे। जिसमें क्योटो इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्योटो अच्छे से पढ़ना है। लेकिन क्योटो पढ़ने से पहले आपको और भी सम्मेलन पढ़ने हैं। तो सम्मेलन या संधियां जिसको बोलते हैं, सम्मेलन या उपसंधि, ये हमको पढ़ के जानी है। और ये प्राकृतिक जोखिम में जैसे अपने जोशीमठ हो गया, जोशीमठ में आपको पता है दरारें आ रखी है। तो दरारें क्यों आई है, ठीक है, दरारें क्यों, या टर्की में देखो किस तरीके से भूकंप आया, तो टर्की में भूकंप क्यों आया।
यूरोपियन प्लेट, एशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट्स, तो किस तरीके से तीनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, तीनों प्लेट्स आपस में आके मिल रही है या दूर हट रही है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इसको इसमें इंक्लूड कर रखा है। इन सब टॉपिक्स पे आप डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक्स पे निश्चिंत रहिए, आप अपने लेवल पे आपको समझ जाना चाहिए, सिलेबस को बार बार पढ़ते रहिए। इस पे चाहे तो एक लेक्चर और ले लिया जाएगा ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।